हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं ऑन द फर्स्ट टू लेसन्स ऑफ द सब्जेक्ट ईएम, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल पोजेस लीस्ट रेजिस्टिविटी। तो आयरन, कॉपर, सिल्वर, पॉलीथीन। आयरन, कॉपर, सिल्वर ये सब मेटल्स है, तो इसके पास देखिए रेजिस्टिविटी कम रहेगी, और पॉलीथीन जो रहेगा उसके पास रेजिस्टिविटी हाई रहेगी। तो इसका आंसर पॉलीथीन नहीं रहेगा, आयरन, कॉपर और सिल्वर में रहेगा। अब आप जानते हैं सिल्वर जो रहता है इसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई रहती है, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर मीटर क्यूब ज़्यादा है। तो इसके पास, सिल्वर के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो सिल्वर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर, सो देयरफॉर इस रेजिस्टिविटी इज व्हाट लेस, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। तो इसके लिए फर्स्ट वाले का आंसर देखिए स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट वाले का आंसर जो रहेगा ये आपका यहाँ पर देखिए ये सिल्वर आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, तो सेकेंड वाले का आंसर रहेगा कार्बन। फिर नाइक्रोम, मैंगनीम, कॉन्स्टेंट आर हायर रेजिस्टिविटी अलॉय। ये देखिए ये सब एलॉयज है। एलॉय जो रहती है इसकी रेजिस्टिविटी क्या रहती है? ज़्यादा रहती है, तो ये यहाँ पर ट्रू रहेगा। नाइक्रोम जो है मोस्टली ये हीटिंग के लिए यूज होता है, तो नाइक्रोम इज कॉमनली यूज फॉर लैम्प फिलामेंट, ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग, हीटर कॉइल्स और बैटरी कनेक्शन। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग इसको हीटर कॉइल्स के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिए ये टू वायर्स है ए एंड बी हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शन एंड मेड ऑफ सेम मटेरियल। तो दोनों वायर्स की मटेरियल सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस ए जो है 600 ओम्स है, रेजिस्टेंस बी जो है ये हमारा 100 ओम है। तो इसका मतलब ए वायर देखिए इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, 600 ओम्स है, लेकिन दोनों का एरिया देखिए आपको यहाँ पर सेम दिया हुआ है। अगर आप ए और बी लेते हो तो दोनों वायर्स का जो एरिया आपको दिया गया है इस प्रॉब्लम के अंदर, दोनों वायर्स का एरिया आपको सेम दिया गया है, लेकिन क्या दिया हुआ है? दोनों वायर्स की मटेरियल सेम है, लेकिन ये देखिए ये बी है और ये ए है। तो ए की रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पर 600 ओम्स है, और बी की रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पर 100 ओम्स है। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया। रो और एरिया दोनों का सेम रखा गया है, दोनों भी एक ही मटेरियल की है, दोनों का एरिया यहाँ पर सेम रखा गया है। तो इसका मतलब एक की लेंथ बड़ी है, तो एक 600 ओम्स है, दूसरा 100 ओम्स है, इसका मतलब इसकी लेंथ 6 टाइम्स है। तो आप देखिए इसका आंसर ए आएगा। एल्यूमिनियम जो है ये यूज, एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम ये सब गुड कंडक्टर है, लेकिन सिल्वर कॉस्टली है, तो इसके लिए एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है फॉर ओवरहेड पावर लाइन। सिल्वर के बाद देखिए कॉपर है, कॉपर की भी कंडक्टिविटी ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, लेकिन कॉपर महंगा आता है, कॉपर और सिल्वर, इसके लिए एल्यूमिनियम लिया जाता है फॉर ओवरहेड पावर लाइन्स के लिए। तो हमारे जो रोड्स पे जो पावर लाइन रहते हैं, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है जिस पावर लाइन के थ्रू आती है, उसमें देखिए फ्रेंड्स एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम चीप है कॉस्ट में एज कम्पेयर टू सिल्वर एंड कॉपर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्विज की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द मटेरियल है जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मतलब ऐसी कोई मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो रही है। तो मोस्टली वो एलॉय रहता है। एलॉय मटेरियल ऐसा रहता है कि जिसकी रेजिस्टिविटी क्या रहती है? टेम्परेचर के साथ चेंज ही नहीं होती है। तो इसके लिए इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या रहेगा? जीरो रहेगा। मतलब इसका रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। तो वो जो मटेरियल रहता है एलॉय है। अभी ये कार्बन, कॉपर, पोर्सिलिन ये एलॉय नहीं है, लेकिन मैंगनीज जो है ये एलॉय है, तो इसका आंसर डी आएगा। अब कौन से टेम्परेचर पे मटेरियल सुपर कंडक्टर होता है? सुपर कंडक्टर मतलब क्या है? उसकी रेजिस्टेंस जो है ये जीरो हो जाती है। कौन से टेम्परेचर पे ये जीरो होती है? उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं या ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये देखिए ये फर्स्ट आंसर जो है सुपर कंडक्टर मतलब क्या है? ऐसी मटेरियल जिसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, बिलो जीरो केल्विन। तो उसमें आपका मरकुरी आता है, तो जिस टेम्परेचर पे उसकी रेजिस्टेंस जीरो होती है उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। व्हेन अ मटेरियल बिकम सुपर कंडक्टर तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, तो इसका आंसर डी आएगा। अब देखिए ये फोर्थ वाला, व्हेन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ कॉपर, अगर आप एलॉइंग कर रहे हो किसी मटेरियल को तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अगर आप कॉपर ऐड कर रहे हो ये निकल को,
तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मर्कुरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंडक्टर। यस, मर्कुरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंडक्टर, क्योंकि अगर आप मर्कुरी ले रहे हो तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, एब्सोल्युटली जीरो हो जाती है, दैट इज एट 4 केल्विन। तो आप देखिए 4 केल्विन पे उसकी रेजिस्टिविटी जो रहती है ऑलमोस्ट ये जीरो हो जाती है। तो इसका आंसर जो रहेगा आपका, मर्कुरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंडक्टर थ्रू टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस जो रहती है ये टेम्परेचर के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है, अगर रेजिस्टेंस मान लो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो गया होता है तो इसके पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रहता। अगर उसकी रेजिस्टेंस सेम ही रहती टेम्परेचर के साथ तो जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट रहता। लेकिन अगर रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर का क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस जो रहता है वो टेम्परेचर के साथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसके लिए इसकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो रहेगी वो क्या रहेगी फ्रेंड्स, नेगेटिव रहेगी। इसकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव रहेगी, तो इसका आंसर बी आएगा। तो देखिए जिस मटेरियल के पास, कौन सा मटेरियल के पास, कौन से मटेरियल की रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है, वो रहता है एलॉय। ये हमारा मैग्नेट है। कौन से मटेरियल की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, वो कंडक्टर की। कौन से मटेरियल की रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कम हो जाती है, वो सेमीकंडक्टर की। तो उसकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव रहेगी। तो सेमीकंडक्टर की टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। कंडक्टर की टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहेगी और एलॉय की टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या रहेगी, जीरो रहेगी। अगर आप किसी मटेरियल के अंदर इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हो, मतलब एलॉइंग कर रहे हो, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी क्या हो जाने वाली, इंक्रीज होने वाली है। और टेम्परेचर जहाँ पर ये मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। और जिस मटेरियल सुपर कंडक्टर होता है, कोई मटेरियल अगर सुपर कंडक्टर बनता है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब नेक्स्ट क्विज की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज द क्विज नंबर 3। अगर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर रहा है हीट के वजह से, तो ध्यान में रखिए उसको कहा जाता है थर्मियोनिक इमिशन। इसका आंसर बी आएगा। अगर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है लाइट के वजह से, तो उसको कहा जाएगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये सोलर सेल में यूज किया जाता है। और हीट के वजह से अगर इलेक्ट्रॉन इमिट करते तो ये वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर इस्तेमाल होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की इमिजन हो रही है बिकॉज ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हैं, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी इमिजन। अगर इमिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मेटल से बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है, तो इसको कहा जाएगा फील्ड इमिजन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ पर यूज होता है, ये सोलर सेल पे यूज होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज यूज इन वैक्यूम ट्यूब, ये हमारा फॉल्स है। वैक्यूम ट्यूब के अंदर हम लोग थर्मोनिक इमिजन यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दिया गया है, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सेकेंडरी इमिजन इज यूज इन फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। यस, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में इसका इस्तेमाल होता है। तो आप देखो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में क्या होता है, एक मेटल प्लेट को क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन हिट करता है, तो वहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉनिक मेटल प्लेट को हिट करेगा तो वहां से 4 निकलेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई होता है। तो सेकेंडरी इमिजन यूज किया जाता है। ये आंसर नंबर हमारा ए है। अब देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ये नेक्स्ट क्विज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, ये क्विज नंबर हमारा 4 है। अब इसमें देखिए, ये आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी की यूनिट क्या है। तो आप देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी की जो डेफिनेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसमें मेजर की जाती है, मीटर्स पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, वोल्ट्स पर मीटर। तो इसके लिए इसकी यूनिट क्या बनेगी, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। आप देखिए इसका आंसर जो रहेगा, यूनिट ऑफ मोबिलिटी मीटर स्क्वायर वोल्ट्स पर सेकेंड, तो सी वाला रहेगा। अगर एक ही मेटल प्लेट के अंदर आपने टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है, मतलब एक को आप हॉट कर रहे हो, एक को आप कूल कर रहे हो, अगर एक ही मेटल प्लेट के अंदर आपने टेम्परेचर डिफरेंस किया हुआ है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल रहा है तो इसको कहते हैं थॉमसन इफेक्ट। अब पेल्टायर इफेक्ट का यूज कहाँ पर होता है, ये देखिए, ये थर्मोकपल में यूज नहीं होता है, इसका मीटर ब्रिज में होता है, इसका थर्मो इलेक्ट्रिक कूलर में यूज होता है। तो इसका कूलिंग इफेक्ट में यूज होता है, दैट इज थर्मो इलेक्ट्रिक कूलर में यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इट इज रिक्वायर्ड टू मेजर द टेम्परेचर। अगर आपको हाई टेम्परेचर रेंज मेजर करना है तो हमको 2 मेटल लेना पड़ता है थर्मोकपल में। तो ये प्लेटिनम और रोडियम का इस्तेमाल होता है। अगर ये 2 मेटल का आपने यूज किया हुआ है
तो आप बहुत अच्छा हाई टेम्परेचर रेंज को मेजर कर सकते हो जो पॉजिटिव्स के स्केल में रहेगा 1300 से लेके देखिए 1520 में। सीबैक इफेक्ट का यूज कहाँ पर होता है, ये थर्मोकपल में यूज होता है। तो ये देखिए इसका आंसर ए रहेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी मैंने आपको बताया है, अगर आप मोबिलिटी निकालना चाहते हो तो दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक मेटल को आपने क्या किया हुआ है, मेटल को अगर आपने बैटरी लगाया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन देखिए दोस्तों ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेगा और ये बहुत स्लो चलेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो रहता है ये मिलीमीटर्स पर सेकेंड में आता है। अगर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर आप डिवाइड कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो इससे आपको क्या मिलेगी, मोबिलिटी मिलेगी। तो इसका आंसर नंबर ए आएगा। मोबिलिटी बताता है कि कितना इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाता है मेटल में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्विज की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा क्विज है ऑन द चैप्टर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर इज पोलराइज। तो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो रहता है पोलराइज रहता है। तो ये देखिए ये ऐसे ब्लू कलर में आता है, एक तार बड़ी रहती है, एक तार छोटी रहती है। बड़ी मतलब पॉजिटिव रहती है, छोटी मतलब नेगेटिव रहती है। तो ये कंपलसरी आपको इसको पॉजिटिव पोलरिटी देनी पड़ेगी, इसको नेगेटिव। तो इसको कहा जाता है पोलराइज कैपेसिटर और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक है। अगर इफ अ ग्लास स्लैब इज स्लिप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एयर कैपेसिटर विदाउट मूविंग द प्लेट। अगर एक कैपेसिटर दो प्लेट आपने लिया हुआ है और उसको आपने चार्ज किया हुआ है बैटरी लगा के, तो उसके बीच में अगर आप कोई मटेरियल डाल रहे हो, डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो, अगर आपने ग्लास डाला हुआ है तो ग्लास पोलराइज हो जाएगा और इससे इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो यही पूछा गया है कि विदाउट मूविंग द प्लेट अगर आप कोई मटेरियल डालते हो उसके अंदर, अगर आप बैटरी लगाते हो या बैटरी से बाहर भी निकालते हो, लेकिन अगर आपने कोई उसके अंदर मटेरियल डाली हुई है जो इंसुलेटर है, जो डाइलेक्ट्रिक है, अगर आपने ग्लास डाला हुआ है तो उसकी कैपेसिटेंस जो है ये फ्रेंड्स देखिए ये इंक्रीज होने वाली। इसका आंसर बी रहेगा। वेरिएबल कैपेसिटर किसको कहा जाता है, जो रेडियो में यूज किया जाता है, जिसको हम हाथ से क्या कर सकते हैं, मूव करके प्लेट्स के बीच में एरिया को वेरी कर सकते हैं। प्लेट्स ओवरलैपिंग जो एरिया रहता है, अगर देखिए ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे को सामने फेस करते हैं तो हमारा कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये दोनों प्लेट ऐसे फेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। तो हम जो अगर आप ऐसे दोनों प्लेट को फेस करेंगे तो कैपेसिटेंस जीरो हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस की जो एरिया फेसिंग है उसको, अगर एरिया फेसिंग को अगर हम चेंज कर रहे हो तो ये वेरिएबल कैपेसिटर बन जाएगा और उसको हम हाथ से टंग करते रेडियो के अंदर। तो आप देखिए वेरिएबल कैपेसिटर इज वन हुज कैपेसिटेंस कैन बी चेंज बाय मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी कि हाथ से हम इसको चेंज करते हैं। दोनों प्लेट के जो एरिया फेसिंग एरिया को हम चेंज करते हैं तो उससे हमारा कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है। आप देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज नॉट अफेक्टेड बाय। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, देखिए एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया इंटू डाइलेक्ट्रिक डिवाइड बाई टी। तो एरिया आ रहा है फॉर्मूले में, तो एरिया से तो इफेक्ट होगा ही। थिकनेस ऑफ द प्लेट कहीं पे भी फॉर्मूला नहीं आ रहा है। डाइलेक्ट्रिक आ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट आ रहा है, ये तीन फैक्टर आ रहे हैं। तो थिकनेस ऑफ द प्लेट कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो इसके लिए ये थिकनेस ऑफ द प्लेट से अफेक्टेड नहीं रहेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के पास फिक्स चार्ज रहता है, एक के पास प्लस रहता है, एक के पास माइनस रहता है। तो देखिए अगर आप ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ले रहे हो, एक को आपने प्लस चार्ज दिया है, एक को आपने माइनस चार्ज दिया है, तो ही वो आपका चलता है, क्योंकि ये पोलराइज कैपेसिटर है। तो इसको सिर्फ हम डीसी में लगा सकते हैं। तो इसका आंसर बी आएगा। तो फिफ्थ वाले का देखिए फ्रेंड आंसर नंबर बी आएगा। अब नेक्स्ट क्विज की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्विज नंबर 6। तो यहाँ पर देखिए यूनिट फॉर द इंट्रिंसिक और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या, आप कितना वोल्टेज उसको मैक्सिमम दे सकते हो बिना उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पंचर किए बिना, यानी उसको डिस्ट्रॉय किया बिना। मैक्सिमम कितना आप वोल्टेज दे सकते हो उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। और ब्रेकडाउन वोल्टेज को अगर आप डाइलेक्ट्रिक के थिकनेस से डिवाइड करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज की यूनिट्स आएगी, देखिए ये बेसिकली किलो वोल्ट्स में मेजर किया जाता है और डिस्टेंस जो रहता है ये मिलीमीटर में लिया जाता है, या तो किलो वोल्ट्स मिलीमीटर में या तो किलो वोल्ट्स पर सेंटीमीटर में। तो इन दोनों में से आपको यूनिट देखना है। तो देखिए यहाँ पर किलो वोल्ट्स पर मिलीमीटर आएगा। तो ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है, और वोल्टेज आपको किलो वोल्ट में लेना है, डिस्टेंस आपको मिलीमीटर में लेना है। तो किलो वोल्ट्स पर मिलीमीटर इसका आंसर आएगा। यूनिट फॉर डाइलेक्ट्रिक
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ, इसका आंसर नंबर बी आएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं रहती है, तो सेकंड का डी है। आपको देखिए स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओरिएंटेशन पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो पोलराइजेशन हमारे बहुत तरह के, इलेक्ट्रॉनिक है, आयोनिक है, ओरिएंटेशन है, इंटरफेशियल है। तो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन का मतलब क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर रहते हैं जिसमें ऑलरेडी हमारे चार्ज सेपरेटेड रहते हैं। लेकिन देखो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन मतलब क्या है, हमको मॉलिक्यूल्स को इस तरह से एक ऑर्डर में लेके आना है। तो ये अगर हम ऑर्डर में लेके आना चाहते हैं तो ये डिपेंडेंट रहता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो इसको हम ऑर्डर में नहीं लेके आ सकते। तो अगर इस मटेरियल को हमने कैपेसिटर प्लेट के अंदर डाला हुआ है और हम इसको क्या करना चाहते हैं, ऐसे ऑर्डर में लाना चाहते हैं, तो अगर आप इसको ऑर्डर में लाना चाहते हो तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो ये पॉसिबल नहीं रहेगा, तो ये डिसऑर्डर में ही रहेगा। तो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये ट्रू है। इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स देयर आर नो परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल जो रहता है ये पोलर मॉलिक्यूल में रहता है, जैसे वाटर में रहता है या हाइड्रोजन क्लोराइड में रहता है। तो नॉन पोलर का मतलब क्या रहता है, उसके अंदर परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं रहता है, ये टेम्पररी रहता है। तो जैसे कि अगर आप एक लेते हो हाइड्रोजन, तो उसमें प्लस और माइनस क्या रहता है, एक ही जगह पे रहता है। लेकिन आप अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालोगे तो आप देखो, आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हो, ऐसे सेपरेट कर सकते हो। तो अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे यहाँ पर, तो आप इस मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हो, ऐसे पोलराइज कर सकते हो। तो आप देखिए इस मॉलिक्यूल को आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप पोलराइज कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर सकते हो, इधर एक साइड में आप इसको पुल कर सकते हो। लेकिन जैसे आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर निकालोगे तो ये प्लस और माइनस का जो सेंटर रहेगा वो एक ही साइड में आ जाएगा। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं रहता है, मतलब इसके प्लस और माइनस सेपरेटेड नहीं रहता है, ये टेम्पररी रहता है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड एक तरफ चला जाता है और प्लस प्लस वहीं पे रहता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो रहता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको पुल कर लेता है। तो ये नौ, लेकिन अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर निकालेंगे तो फिर वो प्लस और माइनस क्या होगा, प्लस और माइनस का सेंटर एक ही जगह पे आएगा। तो इसके अंदर जो डाइपोल हो रहा है, वो डाइपोल जो क्रिएट हो रहा है, यानी कि प्लस और माइनस जो सेपरेट हो रहा है, ये परमानेंट नहीं, ये टेम्पररी है। देखिए यहाँ पर ये प्लस और माइनस ऑलरेडी सेपरेटेड रहते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डालो या इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर निकालो, लेकिन इसके प्लस और माइनस ऑलरेडी सेपरेटेड रहते हैं, तो इसको कहते हैं परमानेंट डाइपोल। ये किस में रहेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड में रहेगा या वाटर में रहेगा। लेकिन ऐसे कुछ एटम्स रहते हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो सेम तरह के एटम्स रहते हैं। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स के प्लस और माइनस का सेंटर और प्लस का सेंटर एक ही जगह पे रहता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो ये चार्ज सेपरेटेड हो जाते हैं। तो लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर निकालेंगे तो फिर इसका प्लस और माइनस का सेंटर एक ही तरफ आएगा। तो इसके अंदर परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं रहता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। ये आप देखिए ये ट्रू है। वाटर क्या एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें अलग तरह के एटम है। वाटर है जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो ये पोलर है, ये ट्रू है। हाइड्रोजन देखिए एक ही तरह का एटम है, इसके लिए ये नॉन पोलर है, ये भी हमारा ट्रू है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हमने क्विज खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट क्विज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्विज नंबर 7 है। अब इसमें देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडियल डाइलेक्ट्रिक मतलब हम किसको कहते हैं, जिसकी रेजिस्टिविटी क्या रहती है, इन्फिनिटी। तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर आपकी रेजिस्टिविटी इन्फिनिटी है तो इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या है, उसका 0 है। तो आइडियल है, आइडियल मतलब ये हाइपोथेटिकल है, मतलब ये रियलिटी नहीं है। रियल डाइलेक्ट्रिक लोगे तो ऑलवेज उसकी कंडक्टिविटी रहेगी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ आइडियल डाइलेक्ट्रिक क्या है, ये हमारा 0 है। इन सॉलिड मटेरियल हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम, मैंने बताया था जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, अगर एक ही तरह का एटम है तो उसमें सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन मिलेगा। हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम, द टाइप ऑफ पोलराइजेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है। पॉली एटॉमिक का मतलब क्या है, 3 एटम से ज़्यादा वाले गैसेस जो रहते हैं, इसमें द टाइप ऑफ पोलराइजेशन विच एजिट टूगेदर, इसमें तीनों तरह का रहता है, इलेक्ट्रॉनिक, ओरिएंटेशन एंड आयनिक। तो इसका आंसर देखिए डी रहता है। गुड डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, कि गुड डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, इसके अंदर कम लॉसेस होनी चाहिए, उसकी हीट कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहना चाहिए। तो ऑल दी अबव है।
इलेक्ट्रॉनिक एंड आयोनिक पोलराइजेशन इन पॉलीएटॉमिक गैसेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये राइट है क्योंकि ओरिएंटेशन ही सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहता है, तो ये हमारा ट्रू है। फॉर एन इंसुलेटिंग मटेरियल द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए और डाइलेक्ट्रिक लॉसेस जो रहना चाहिए वो लो होना चाहिए, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ये बहुत हाई वोल्टेज पे पंचर होना चाहिए, तो इसका मतलब इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत हाई रहना चाहिए और उसके लॉसेस उसमें अंदर कम रहने चाहिए, तो हाई एंड लो। इफ देयर आर नो परमानेंट डाइपोल, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक के अंदर परमानेंट डाइपोल नहीं है तो उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो रहेगी इंडिपेंडेंट रहेगी टेम्परेचर की, ये ट्रू है। क्योंकि अगर परमानेंट डाइपोल है तो उसकी जो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन है वो डाइलेक्ट्रिक, उसके ओरिएंटेशन पोलराइजेशन जो है किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, टेम्परेचर के ऊपर। अगर कोई परमानेंट डाइपोल नहीं है तो इसका मतलब उसकी जो पोलराइजेशन है वो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के ऊपर, तो उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो रहेगी वो इंडिपेंडेंट रहेगी टेम्परेचर में। तो डाइलेक्ट्रिक जिसके पास एक ही तरह का एटम है, वन टाइप ऑफ एटम है, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंटल डाइलेक्ट्रिक, ये भी हमारा ट्रू है। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्विज की तरफ बनते हैं, दैट इज क्विज नंबर 8। तो इसमें हमको पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर ऑयल जो रहता है, देखिए फ्रेंड्स उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नियर टू 4 रहती है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ट्रांसफार्मर ऑयल का नियर टू 4 है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल जो है ये हमारा रिफाइंड मिनरल ऑयल है, तो ये बी वाला आंसर है, ये रिफाइंड मिनरल ऑयल है। और ये फ्लेक्सिबल केबल के लिए मोस्ट सुटेबल इंसुलेशन, तो हमारे जो हेडफोन रहते हैं या घर पे जो वायर रहते हैं जो फ्लेक्सिबल में, तो फ्लेक्सिबल केबल के लिए अच्छा इंसुलेशन जो रहता है ये पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये डी वाला है। पीवीसी जो है इसका फुल फॉर्म देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड है, तो इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो विनाइल क्लोराइड इसका आंसर है, देखिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरेमिक का यूज आर इन द ट्रांसमिशन पावर लाइन, तो ट्रांसमिशन पावर लाइन के बेस में देखिए ये मिट्टी का मटेरियल यूज किया जाता है सिरेमिक, क्योंकि इस पे वाटर ये एब्जॉर्प्शन नहीं करता है, क्योंकि ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है तो वाटर का कोई इफेक्ट नहीं होता है इसमें, तो इसका आंसर देखिए ए है। मिका जो है ये बहुत अच्छा इंसुलेटर है इसके, तो इसके लिए इसको कैपेसिटर में यूज किया जाता है, मिका कैपेसिटर मिलता है, तो इसका आंसर ए रहेगा। अब देखिए हम नेक्स्ट क्विज की तरफ बढ़ते हैं, तो ये क्विज नंबर हमारा 9 है। तो यहाँ पर पूछा गया है द इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, तो ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए देखिए इसकी फ्लेम पॉइंट और इसकी विस्कोसिटी मेंशन की जाती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर ऑयल जो रहता है ये कूलिंग पर्पस और इंसुलेशन के लिए यूज किया जाता है, तो ये ट्रांसफार्मर में यूज होता है, तो इसकी विस्कोसिटी और फ्लैश पॉइंट जो है ये इसकी स्पेसिफिकेशन में मेंटेन की जाती है, दैट इज इस विस्कोसिटी एंड फ्लैश पॉइंट। क्योंकि ट्रांसफार्मर ऑयल कैपेसिटर में यूज नहीं होता है तो इसके लिए उसकी डाइलेक्ट्रिक की स्पेसिफिकेशन नहीं दी जाती है, इसकी विस्कोसिटी और फ्लैश पॉइंट दिया जाता है। अगर दो प्लेट के बीच में आपने बेकलेट को यूज किया है, तो बेकलेट क्या एक इंसुलेटर है, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, आप देखिए इसका सी जो रहने वाला है इसका एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए अपॉन डी। अगर आपने दो प्लेट्स के बीच में आपने अगर इंसुलेटर डाला हुआ है तो कैपेसिटेंस क्या होने वाला है आपका, बढ़ने वाला है। तो अगर आपने एक इंसुलेटर डाला हुआ है दोनों प्लेट के बीच में तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सबसे लोवेस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, नेचुरली जो लोवेस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो रहती है वो एयर की रहती है, ठीक है, तो इसके लिए कॉटन और पेपर नहीं आएगा, और एयर अगर वेट है तो उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कम हो जाती है, तो देखिए फ्रेंड इसका आंसर बी रहेगा। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी है, तो ये देखिए एयर, कॉटन, रबर, मिका का है, इसके लिए ये मिका यूज़ किया जाता है कैपेसिटर में। बेकलेट जो ये हार्ड मटेरियल है तो इसके लिए ये देखिए हमारे ऑर्नामेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है, बल्ब्स के होल्डर में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हार्ड मटेरियल है तो इसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। ऑप्टिकल फाइबर देखिए ये बेसिकली लाइट पाइप है, ये लाइट को कैरी करता है, इसके लिए ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, तो इसका आंसर ए आएगा। So I hope students it is clear to all of you. Thank you everybody.